इसमें हम कुछ प्रश्नों को करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा क्या होता है? पूरा रूप यानी पूरा नाम क्या होता है? ए, रीमेंटेंस टू गाइडेड सेटलमेंट इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉल। बी, remittance to guided settlement international financial system call। C, real time gross settlement Indian financial system code। D, real time guided international financial system code। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होगा। इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं, इसका क्या होता है मतलब। आंसर है आरटीजीएस का पूर्ण रियल रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसके तहत बैंक से किसी अन्य खाते में ज़्यादा मात्रा में पैसे का लेन देन किया जाता है, जबकि आईएफएससी कोड का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो आईएफएससी कोड किसी भी बैंक के क्षेत्र का एक निर्धारित कोड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था? ए, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। बी, वित्त आयोग। सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। डी, अंतर राज्य परिषद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। इसके बारे में समझते हैं क्या होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यपालिका या कार्यपालिकी संकल्प द्वारा की गई थी। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित पारदर्श परामर्शदात्री नियोजन मंडल का नाम बदलकर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद कर दिया गया। यह योजना आयोग अब नीति आयोग के तरह सलाहकारी संस्था है। यह न कि संवैधानिक है और न ही एक सांविधिक निकाय। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें निम्नलिखित लोग सम्मिलित होते हैं। पहले, योजना आयोग अब नीति आयोग के सभी सदस्य। दूसरा, सभी राज्य के मुख्यमंत्री। तीसरा, सभी केंद्र शासित देश के प्रशासक मुख्यमंत्री। चौथा, समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे नाम से भी जाना जाता है। किससे? ए,
वर्तमान पूंजी, बी श्रम पूंजी, सी प्राथमिक पूंजी, डी बाजार पूंजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या, जानते हैं आइए, ए यानी कार्यशील पूंजी होगी। तो इसके बारे में जानते हैं। कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्तियों जैसे प्राप्ति विपत्र, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल में किया जाता है। यह पूंजी अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की किसी कंपनी की क्षमता का एक मापदंड है। इसे वर्तमान पूंजी भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी अल्पावधि वित्त प्रदान करने वाले स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे वाणिज्य बैंक, व्यापारिक उधार, ग्राहकों से अग्रिम आदि से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा संकेतक आय की समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ए लोच, बी गाढ़े गाढ़ेपक यानी गाढ़ेपन का गुणांक, सी गिन्नी गुणांक, डी परंपरागत लागत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये गिन्नी गुणांक होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है गिन्नी गुणांक। किसी भी देश के समाज में व्याप्त आय और संपत्ति के असमान वितरण की माप सांख्यिकी आधार पर करना गिन्नी गुणांक कहलाता है। इस गुणांक का विकास इटली के सांख्यिकी विद व समाजशास्त्री कोराडो गिन्नी ने सन 1912 में किया था। उल्लेखनीय है कि गिन्नी गुणांक का मान जितना ज़्यादा होता है, समाज में विषमता उतना ही अधिक होती है। हम इसके विपरीत गुणांक का मान जितना कम होता है, उतने ही समाज में आर्थिक विषमता कम होती है। वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर शून्य है अगर उसकी कुल आय कितना है से अधिक नहीं है। ए 1.5 लाख, बी 3 लाख, सी 2.5 लाख, डी 2 लाख। तो इसका सही उत्तर कितना क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी 2.5 लाख। आइए इसके बारे में जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर की दर शून्य है यदि उसकी कुल आय 2.5 लाख से अधिक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 60 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तिगत करदाता जिनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है तथा 60 से 80 वर्ष के उम्र वाले व्यक्तिगत करदाता हैं जिसकी आय 3 लाख से 5 लाख तक है, उनकी कर दर 5% है, लेकिन इसके साथ साथ 4% का उपकर भी लगाया गया है, जबकि 80 से ज़्यादा उम्र के वाले व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख से कम है कर मुक्त होते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। नेफ्ट एक NEFT नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो बैचेंज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। दूसरा, RTGS ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। तीसरा, RTGS सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। चौथा, भारत की सभी बैंक की शाखाएं RTGS सक्षम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला सही है दूसरा गलत है। तो इसका सही आप समझ लीजिए, इसका सही उत्तर होगा डी, यानी एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चौथा गलत है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं नेफ्ट क्या होता है। नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो वर्चुअल
वेचेज में ट्रांजैक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट के आधार पर काम करता है। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस 24 घंटे के दौरान लगातार चलती रहती है एवं आरटीजीएस सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन के लिए होता है और भारत की सभी बैंक शाखाएं आरटीजीएस से सक्षम नहीं हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है? ए. परमाणु ऊर्जा, बी. रेलवे परिचालन, सी. नागरिक उड्डयन, डी. ऑनलाइन लॉटरी व्यापार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक उड्डयन। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमति नहीं है। लॉटरी व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड का कारोबार, निधि कंपनी, सिगरेट, तंबाकू जैसे वस्तुओं के विनिर्माण में तथा परमाणु ऊर्जा, रेल परिचालन में नहीं है, जबकि नागरिक उड्डयन में, सिविल एविएशन में स्वतः 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रवासी भारतीयों के लिए 10% यानी प्रवासी भारतीयों के लिए 100% दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, बी. राष्ट्रपति, सी. वित्त मंत्री, डी. प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। इनके बारे में समझते हैं। ए. देश की मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों और पॉलिसी रेट में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संशोधित आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 की धारा 45 जेड बी के अनुसार वर्ष 2016 में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी का गठन किया गया। इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर आयोजित की जाती है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। उल्लेखनीय है कि एमपीसी विभिन्न प्रकार के नीतियों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट आदि के संदर्भ में उचित निर्णय लेती है। विदित हो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास जी हैं। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन ओईसीडी के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? ए. 15%, बी. 20%, सी. 10%, डी. 5%। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जानने के लिए अभी हम आपको बताते हैं। इसका होगा सी। आर्थिक सहयोग व संगठन विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम स्वामित्व रखने के लिए 10% आवश्यक निवेश का न्यूनतम प्रतिशत है। इसकी स्थापना 1961 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करते हुए हेतु किया गया। इस संगठन द्वारा 36 देशों को सदस्यता प्रदान की गई, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? पी. केंद्र, क्यू. नीति राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, आर. जीएसटी परिषद, एक केवल पी, बी. पी और क्यू दोनों मिलकर, सी. आर, डी. केवल क्यू। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा केवल आर यानी
जीएसटी परिषद करता है। आइए इनके बारे में समझते हैं क्या है। माल और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लागू है। भारत में माल और सेवा कर जीएसटी की दरों का फैसला जीएसटी परिषद करती है। जीएसटी परिषद ने चार तरह के कर 5%, 12%, 18% एवं 28% निर्धारित किए हैं, जबकि कुछ आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत का वित्त मंत्री करता है। इसका उपबंध 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 में किया गया है। जीएसटी व्यवस्था में किसी भी बदलाव के लिए 75% वोट की आवश्यकता होती है। केंद्र के पास 33% वोट तथा राज्य के पास 66% वोट होता है। अतः किसी भी परिवर्तन के लिए दोनों की सहमति अनिवार्य है। दोनों में से कोई भी अकेले बदलाव नहीं कर सकता। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया? ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी चंडीगढ़, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा को रखा गया। आइए समझते हैं। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गोवा राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया था। राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की विशालता में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश है। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? ए जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, बी बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, सी ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, डी शाखाओं का असीम विस्तार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण होता है। इसके बारे में जानते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निम्नलिखित है। जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश तथा शाखाओं का असीम विस्तार, जबकि बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण लक्ष्य नहीं है। 19 जुलाई 1969 को उन 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जिनके पास 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की जमा राशि थी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर